हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। चलिए हम लोग जो है आज का नेक्स्ट लेक्चर जीएस का स्टार्ट करते हैं। और साथ साथ मैंने आपसे कहा था कि कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर के अलग से डिस्कस कर लूँगा। तो सबसे पहले करंट अफेयर की क्वेश्चन है, मेरे पास 5 क्वेश्चन है। उन 5 क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। आप पढ़ते हैं जहाँ से क्वेश्चन भी आप करंट अफेयर के, तो आप वहाँ से आप पढ़ते रहिए, कोई समस्या नहीं है। बस आप इस लेक्चर को देख लेंगे डेली से, तो आपका कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट जरूर होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। ठीक है, तो देखिए आज के हम लोग क्वेश्चन मतलब 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तुरंत जो है साइंस के क्वेश्चन बाकी आपके डिस्कस करेंगे मिक्स जीएस का। ठीक है, तो इन 5 क्वेश्चनों को भी देख लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन जरूर किसी ना किसी एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे यहाँ से। तो देखो, किल कोरोना अभियान, तो किल कोरोना जो अभियान है वो मध्य प्रदेश सरकार ने चलाया था। किसने? एमपी। एमपी यानी कि मध्य प्रदेश सरकार ने चलाया था किल कोरोना अभियान। साथ साथ में एक अभियान और ध्यान रखना है, चरण पादुका। चरण पादुका, आप जानते हो कोरोना काल में जब व्यक्ति जो है नंगे भूखे पांव भागने लगा अपने घर की तरफ, तो उन्हीं नंगों को, उन्हीं उन्हीं नंगे पांव वाले व्यक्तियों को पुलिस यानी कि मध्य प्रदेश की पुलिस ने जो है स्लीपर चप्पल वितरित की थी। उसी को चरण पादुका अभियान कहा गया है। ठीक है, ध्यान रखना है। और इन्होंने एफआईआर एफआईआर आपके द्वार एफआईआर आपके द्वार, ये भी यहाँ मध्य प्रदेश की ही है। एफआईआर आपके द्वार, ये भी ध्यान रखना है। साथ साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है, रोको टोको अभियान भी यहीं का है। क्या? रोको टोको। पहले तो जो मास्क नहीं पहने उनको रोको, और ना माने फिर टोको, और फिर भी ना माने तो फिर ठोको। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं। रोको टोको अभियान कहाँ है? ये मध्य प्रदेश का है, यानी कि मध्य प्रदेश एमपी का ही है। ठीक है, ध्यान रखना है आप सभी लोगों को। और बता दें, एमपी के जो मुख्यमंत्री हैं, सीएम हैं, वो शिवराज सिंह चौहान हैं। शिवराज सिंह शिवराज सिंह शिवराज सिंह चौहान हो जाएंगे। आप इसको ध्यान रखना, मध्य प्रदेश के जो एमपी हैं शिवराज सिंह चौहान हो जाएंगे। और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं। मध्य प्रदेश को तेंदुआ स्टेट, मतलब तेंदुआ भी यहीं पर है। सर्वाधिक 526 यहाँ पर टोटल आपके पाए जाते हैं शेर, यानी कि बाघों की संख्या। और इसको हम लोग जो है सबसे ज्यादा वन भी यहीं पाए जाते हैं। पूछा जाएगा सबसे ज्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं, किस राज्य में? तो ध्यान रखना, वन सबसे ज्यादा वन यहीं पर पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में 2-3 अभी जो है राष्ट्रीय उद्यान है, उनको आप ध्यान रखना। कान्हा, पन्ना, बांधवगढ़, पेंच। कान्हा, पन्ना, बांधवगढ़, पेंच राष्ट्रीय उद्यान है। आप ध्यान रखना, इनको बहुत इंपॉर्टेंट है। कान्हा, पन्ना, बांधवगढ़, पेंच, ध्यान रखना है। कान्हा, पन्ना, बांधवगढ़, पेंच कहाँ है? मध्य प्रदेश के हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो उम्मीद है यहाँ से आपको एक क्वेश्चन, जरूर एक क्वेश्चन था, लेकिन आपने उम्मीद है कई क्वेश्चन सीख लिए होंगे। आयरलैंड का नया पीएम कौन है, यानी कि आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन है? तो माइकल मार्टिन। क्या नाम है इनका? माइकल माइकल मार्टिन। माइकल मार्टिन यहाँ के नए प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, ध्यान रखना, एक व्यक्ति थी आयरलैंड की, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट नाम तो सुना ही होगा। एनी बेसेंट जो है प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस थी, यानी कि फर्स्ट महिला अध्यक्ष थी। कहाँ की? कांग्रेस की। ठीक है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, जिन्होंने 1916 में होम रूल, एनी बेसेंट। ठीक है, इन्होंने ही जो है चलाया था। आप ध्यान रखना। आयरलैंड से हमने डीपीएसपी भी लिए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी भी लिए हैं, जिसको हम लोग जो है अनुच्छेद भाग 4 के अनुच्छेद भाग 4 जो पूछे जाते हैं, भाग 4 में है। ये डीपीएसपी किस में है? भाग 4 में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेटमेंट। तो ध्यान रखना है, आर्टिकल 36 से 51 का तक है नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको हिंदी में कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, कहाँ से कहाँ तक है? तो ध्यान रखना, 36 से 51 का तक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना है। और जिनमें कुछ आर्टिकल मुख्य हैं वो हम आपको बता देते हैं। आर्टिकल नंबर 40 जो है ग्राम पंचायत का गठन करेगा। आर्टिकल 41 है मनरेगा से संबंधित है। आर्टिकल 44 है समान सिविल संहिता का है। आर्टिकल 45 शिक्षा का है। और आर्टिकल 50 शक्ति को बंटवारा है। ठीक है, बस आप इतना ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है,
कि विजलन और क्रिकविज ने 21वीं सदी का सबसे मूल्यवान टेस्ट खिलाड़ी किसे नियुक्त किया है? तो ध्यान रखना है, इसका आंसर हो जाएगा मुथैया मुरलीधरन। क्या? मुथैया मुरलीधरन। और आप सभी लोग जानते हैं कि मुथैया मुरलीधरन श्रीलंका से हैं और इन्होंने सबसे अधिक विकेट लिए हैं। क्या? सबसे अधिक विकेट लिए हैं, 800 के समथिंग सबसे अधिक विकेट लिए हैं। तो इसीलिए ये विजिलेंट और क्रिकविज से 21वीं सदी का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी कौन है? मुथैया मुरलीधरन है। और ये स्पिन वाइलर हैं। क्या है? ये स्पिन फेंकते हैं, स्पिन। और अगर फास्टर में बात आ जाए, फास्टर में तो एंडरसन है, लगभग 600 विकेट के करीब है इनके हिस्से में। ये फास्टर है, एंडरसन, एंडरसन है, इनको ध्यान रखना, ये फास्टर में है। ठीक है, ये फास्टर में है एंडरसन। ओके, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय महिला जिसने कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज जीता है, तो वो भारतीय महिला कौन है जिसने कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज जीता है? तो कृतिका पांडे। नाम ध्यान रखना है आपको, कृतिका पांडे। वैसे तो बहुत सारे करंट अफेयर में क्वेश्चन है, अगर आप देखते रहे, भले ही एक दो भी फंस जाएगा तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। एक दो नंबर से जिनका सिलेक्शन रुक जाता है उनसे पूछो। ठीक है, तो आप ध्यान रखना है, कृतिका पांडे जी कहाँ की हैं? झारखंड की हैं। चूंकि हमारा लक्ष्य है जीएस मजबूत करना, तो जीएस में सब कुछ आता है भाई। कृतिका पांडे झारखंड से हैं और झारखंड में एक स्थान है जादूगुड़ा। जादूगुड़ा, जादूगुड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है जादूगुड़ा। और झारखंड के सीएम कौन हो जाएंगे? सीएम हो जाएंगे हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन झारखंड के सीएम हो जाएंगे, हेमंत सोरेन झारखंड के सीएम हो जाएंगे। ओके, ध्यान रखना है। और एक झारखंड में लौह इस्पात भी है जिसका नाम है बोकारो, और ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था, तीसरी पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है शेषनाग। तो ये शेषनाग क्या है? तो ध्यान रखना है, शेषनाग कोई मिसाइल नहीं है, तो ये विश्व की सबसे लंबी जो है मालगाड़ी है। क्या है? विश्व की सबसे लंबी मालगाड़ी है, विश्व की सबसे लंबी मालगाड़ी है जो 2.8 किलोमीटर लंबी है। दरअसल पुरानी जितनी रेलगाड़ी पड़ी थी उन डब्बों को जोड़कर एक नई रेलगाड़ी बनाई गई है जो नागपुर से कोरबा छत्तीसगढ़ चलती है। ठीक है, नागपुर से कोरबा, नागपुर तो सभी जानते हैं, कोरबा छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, छत्तीसगढ़। भूपेश बघेल यहाँ के सीएम हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। तो ठीक है, ये आपके 5 क्वेश्चन थे जो आपने डिस्कस कर लिए। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। चलिए अब हम लोग अपने जो क्वेश्चंस हैं साइंस के उन पर डिस्कस करते हैं और जो है अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। तो देखिएगा कहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे वो 1340 तक डिस्कस कर चुके थे। आज क्वेश्चन डिस्कस करे जाएंगे 1341 से, 1341 से। चलिए 1341 से क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। ओके, तो ध्यान दें 1341 नंबर जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से कहा जा रहा है कि विद्युत चालक की प्रतिरोधकता इस बात पर निर्भर करती है। तो किस बात पर निर्भर करती है? सामग्री, लंबाई, सभी दिए गए पर पार अनुभाग का क्षेत्रफल। तो इस क्वेश्चन को हम आपको पीछे समझा भी चुके हैं, लेकिन आइए इसको हम फिर से समझा देते हैं। देखो क्या होता है कि जैसे एक तार है हमारे पास, लाइट इसमें अगर भेजनी है तो इतना ही मोटा इतना ही लंबा एक मोटा तार है। तो बताओ लाइट किस में अच्छी जाएगी? इसमें अच्छी जाएगी। जिसमें लाइट अच्छी जाएगी उसका प्रतिरोध कम होगा, तो इसमें प्रतिरोध ज्यादा होगा, प्रतिरोध ज्यादा, प्रतिरोध कम। इसीलिए कहा जाता है कि घरों में जो है अगर अच्छी लाइट चाहिए तो मोटे तार लगाओ खंभे, मेन लाइन मोटी होनी चाहिए। अगर पतले होंगे तो उसमें ज़्यादा हीटिंग हो जाएगी और जिससे प्रतिरोध बढ़ जाएगा। प्रतिरोध बढ़ने से हीटिंग भी होती है, ध्यान रखना है। और अब ये लंबाई पर डिपेंड कर रहा है, साथ साथ में अब देखो इसको कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जो पार लिखा है इसमें पार का क्षेत्रफल। अगर ये कम है तो प्रतिरोध कम रहेगा। देखो अगर आपका देखना, अगर आपका ये वाला क्षेत्रफल ज़्यादा है
तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। ध्यान देना, अगर ये क्षेत्रफल ज़्यादा है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज़्यादा है जिसको ए से लिखते हैं, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर ये कम है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो ज़्यादा क्या हो जाएगा, प्रतिरोध ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, साथ साथ पर इस पर भी निर्भर करता है प्रतिरोध कि ये जो जो तार है ये बना किसका है। जैसे सबसे ज़्यादा जो करंट आता है वो चांदी में आता है, चांदी के तो तार वायरिंग करा नहीं सकते हैं, तो कॉपर का है, या हो सकता है ये लकड़ी हो, तो लकड़ी में तो करंट जाएगा नहीं। तो प्रतिरोध की बात करें तो प्रतिरोध तो डिपेंड करेगा भाई, साथ साथ लंबाई पर भी करता है, क्योंकि एक इतना बड़ा तार ले लो और एक इससे दोगुना लंबा तार ले लो, तो दोगुने लंबे तार में ज़्यादा प्रतिरोध बजाय इसके। ठीक है, तो ध्यान रखना जितना लंबा तार होगा प्रतिरोध उतना ही कम हो जाएगा, मतलब करंट उतना ही कम हो जाएगा। ठीक है, सीधे समझ लो। तो ये सब पर निर्भर करता है, और इसका हमने एक फार्मूला भी बताया था आपको, और रो बराबर जो है आर बराबर होता है रो यल अपॉन ए, यहीं से निकलता है, आप ध्यान रखना है। तो इनका सीधा संबंध होता है, अगर लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध कम होगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम होगा तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा। इनका उल्टा संपर्क होता है। तो इनमें से ऑप्शन आपके सभी सही हो जाएंगे, दिए गए विकल्प नंबर सभी सही हैं, सभी के सभी विकल्प आपके जो है सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दिया गया है कि वायु में ध्वनि के वेग से अधिक की चाल से यात्रा करने वाली वस्तु को डैश कहा जाता है। तो भाई अगर वायु में ध्वनि की वेग से अधिक की चाल से यात्रा कर रहे हो तो उसको पराध्वनिक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, पराध्वनिक। जिसको आपने सुना होगा जो है आपने इस प्रकार से सुना होगा कि सुपरसोनिक, अल्ट्रासोनिक करके कुछ वर्ड सुने होंगे। तो इसको ध्यान रखना, जैसे होता है एक मैक नंबर होता है। मैक नंबर क्या होता है, मैक नंबर की कोई यूनिट भी नहीं होती है, भी आप ध्यान रखना। मैक नंबर एक अनुपात होता है। क्या होता है, मैक नंबर एक अनुपात होता है जिसको नंबर एन, ऊपर लिखते हैं वस्तु की चाल, नीचे लिखते हैं ध्वनि की चाल। तो ध्वनि की चाल से मतलब मैक नंबर अगर एक से ज़्यादा है, जब एक से ज़्यादा है तो उस स्थिति को कहते हैं हम लोग पराध्वनिक। कहाँ गया, पराध्वनिक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, पराध्वनिक कहते हैं। ये आप ध्यान रखो, उस स्थिति को हम लोग कहते हैं पराध्वनिक, और जिसको हम लोग सुपरसोनिक भी कहते हैं। और क्या होता है, जब ये मैक नंबर 5 से भी अधिक हो जाता है तो उसको कहते हैं हाइपरसोनिक। क्या कहते हैं उसको, हाइपरसोनिक। जब ध्वनि की चाल से 5 गुना ज़्यादा कोई तेज चल रही है तो वो परा जो है सुपर हो जाएगी, सुपरसोनिक। ठीक है, सॉरी हाइपरसोनिक हो जाएगी, जो है अति पराध्वनिक हो जाएगी। ध्यान रखना, क्या हो जाएगी, अति पराध्वनिक हो जाएगी। ठीक है, आप ध्यान रखना है, जब 5 मैक नंबर 5 से भी ज़्यादा हो जाएगी। ऐसी कुछ मिसाइलें भारत के भी पास हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा जो है मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में है, जिनको किसी की शपथ ग्रहण की आनंदीबेन पटेल थे, लेकिन इस समय वो उनका देहांत हो गया है। तो आप ध्यान सकते हो, लालजी टंडन का देहांत हो गया तो आनंदीबेन पटेल को ही नियुक्त किया गया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग, ये तो पुराना क्वेश्चन था, उससे कोई लेना देना नहीं है। अब आइए इधर 1344 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, तो ये जो न्यूटन का नियम जैसा लग रहा है कि भाई अगर वस्तु है वो गति करती रहेगी अगर उस पर कोई बाह्य बल ना लगाओ, अगर वो रुकी है तो रुकी रहेगी अगर उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, यही तो है ना। तो अगर वो विरामावस्था में तो विरामावस्था में रहना चाहेगी, अगर वो चलती है तो चलती रहना चाहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। तो बस वही आपसे पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। कहा जाता है बल वह बाहरी कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था यानी विराम की अवस्था एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था को परिवर्तन कर दे या परिवर्तन करने का प्रयास करे, वो बल कहलाता है। ठीक है, तो ये बल से संबंधित परिभाषा थी जो हमने आपको बता दी। बल का मात्रक न्यूटन होता है, और बल का मात्रक जो है सीजीएस पद्धति में, ध्यान रखना है, सीजीएस पद्धति में डाइन होता है, और 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। क्या होता है, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है, ये ध्यान रखना। 1 न्यूटन बराबर 10⁵5। ठीक है, और बार जो है 1 बार बराबर 10⁵5 न्यूटन पर मीटर होता है, उससे कोई लेना नहीं। बार तो है दाब का मात्रक। ठीक है, तो वहां पर देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको आयरन चांसलर कहा जाता है। तो ध्यान रखना है, आयरन चांसलर की बात करोगे तो ऑटो वॉन बिस्मार्क को कहा जाता है। ऑटो वॉन बिस्मार्क को कहा जाता है आयरन चांसलर। ठीक है, बिस्मार्क जर्मनी के चांसलर थे। बिस्मार्क जो है जनवरी का एकीकरण 1871 ईस्वी में किया था। भारत का आयरन मैन किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन है कि भारत की आयरन लेडी कौन है, मतलब लौह महिला कौन है, आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु और युग्मक के संयोग की कौन सी प्रक्रिया युग्मनज नामक एक संरचना के निर्माण पर
परिणामित होती है। तो ध्यान रखना है, ये हो जाएगी फलन। क्या हो जाएगी इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा फलन। ओके। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी हाइपरसोनिक पवन सुरंग बनाई है। तो ये अपने आंसर नहीं है, ये पुराना क्वेश्चन है और ये पुराना ज़्यादा है, तो 2017 का है, तो ये अपने को लेना है, ध्यान रखना है। अगर इसरो आया है तो इसरो के बारे में बता देते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है, और जिसके मेन हैं के सिवान रेड्डी हैं। यहाँ के सिवान है, डॉक्टर के सिवान है, और डॉक्टर के सिवान को वान कर्मन पुरस्कार भी मिला हुआ है, जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है। ठीक है, इतना आप ध्यान रख लो इसके बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में। ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो परमाणु बलों की जो है, परमाणु बलों के सिद्धांत की जो खोज थी वो हिडेकी हुआका ने की थी। हिडेकी हुआका ने की थी, ये आप ध्यान रख सकते हो। हिडेकी हुआका ने किया था, परमाणु बलों के सिद्धांतों की खोज की थी। बाकी और भी एक दो खोज है, उनको भी सुन लो। तो परमाणु जो है, परमाणु संरचना की खोज जॉन डाल्टन ने की थी, ये तो कई बार पूछा गया है, पीछे भी पूछा गया है। परमाणु जो है संरचना की खोज किसने की? जॉन डाल्टन ने की है। परमाणु विखंडन का सिद्धांत ऑटो हान ने दिया है। परमाणु विखंडन, ऑटो हान बम के निर्माणक हैं, इन्होंने बम बनाई थी, तो ध्यान रखना है। परमाणु भट्टी सर्वप्रथम एनरिको ने बनाया था। परमाणु बम सर्वप्रथम रॉबर्ट ओपन हमीर ने बनाया था, परमाणु बम। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला है, एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को टोन या जो है स्वर या तान कहते हैं। ठीक है, एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को क्या कहते हैं? तो डैश लगा है तो टोन लगाएंगे, इसका राइट आंसर। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको कि जो आप देखते होंगे कि महिलाओं की आवाज़ पतली होती है, बच्चों की भी पतली होती है अपेक्षाकृत जो है आदमी के, और देखे होंगे शेर की भी आवाज़ कितनी दहाड़ रहती है, और बाकी मिमियाना बकरी के जैसे, ऐसा नहीं। तो ध्वनि की जो तीव्रता होती है, जो ध्वनि की जो तीव्रता होती है आवर्त के वर्ग के अनुपाती होती है, ये भी ध्यान रखो। तारत्व ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण ध्वनि की मोटा या तीक्ष्ण कहा जाता है। तारत्व, तो पूछा जाता है किसके कारण ध्वनि मोटी या पतली होती है, तो कहना तारत्व के कारण होती है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना है। अच्छा, बच्चों और स्त्रियों की पतली आवाज तारत्व अधिक होने के कारण होती है, ये भी आप ध्यान रखो। ठीक है, जब मैंने चीज बताई दी है तारत्व पर सब डिपेंड कर रहा है, तो तारत्व पर ही जो है आंसर हो जाएगा। डैश की इकाई ओम है, तो बताओ एसआई इकाई किसकी ओम है? तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ना ओम, तो ध्यान रखना है प्रतिरोध का मात्रा में ओम होता है। विद्युत आवेश का कूलाम होता है, विभवांतर का वोल्ट होता है, विद्युत धारा का आई होता है ना, एम्पियर होता है, सॉरी विद्युत धारा का क्या होता है? एम्पियर। आंद्रे जली में एम्पियर ने इनकी खोज की थी विद्युत धारा। और ध्यान रखना है वी और आई में ओम का नियम लगता है, वी बराबर आई आर, ये भी आप कई बार पढ़ चुके हैं। तो यूनिट आप देख रहे हैं हर सवाल में यूनिट आ रही है, फिजिक्स आ रही है, तो आप फिजिक्स को जरूर पढ़ें जिससे कि आप आने वाले क्वेश्चंस को कर पाएं। अगला क्वेश्चन आपको करना नहीं है, 2017 करंट अफेयर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहा जा रहा है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं। तो ध्यान रखना है निकेल और पैलेडियम, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निकेल और पैलेडियम हो जाएगा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं, जैसे कि निकेल और पैलेडियम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे रासायनिक पदार्थ जो अपनी उपस्थिति में मात्रा से किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तन करने की क्षमता रखते हों या स्वयं अभिक्रिया के अंत में रासायनिक के रूप में अप्रभावित रहते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। तथा प्रतिक्रिया उत्प्रेरण कहलाता है। ठीक है, प्रतिक्रिया कैसी कहलाती है? उत्प्रेरण प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, बर्जिलियस उत्प्रेरक के खोज करता है, बर्जिलियस जो है उत्प्रेरक के खोज करता है। तो आप देखना किसी अभिक्रिया को अगर बढ़ाना है तो उसमें कुछ ना कुछ उत्प्रेरक का काम करेगा था, तो उसी प्रकार निकेलियम और पेडेलियम होती हैं। ठीक है, ध्यान रखना आपने इस क्वेश्चन। अगला है 17 का, और ये ज्ञानपीठ पुरस्कार है। तो हम एक लेक्चर में आपको ज्ञानपीठ, सरस्वती और जितने भी पुरस्कार हैं इंपॉर्टेंट वाले, वो हम एक लेक्चर में कवर कर देंगे। ठीक है, अगला है चीनी लवण का रासायनिक नाम क्या है जिसका उपयोग हम व्यंजन को तैयार करने में कहते हैं? तो चीनी का ध्यान रखना ग्लूटामेट, ध्यान मोनोसोडियम ग्लूटामेट, इसका राइट आंसर हो जाएगा मोनोसोडियम ग्लूटामेट रहेगा इसका राइट आंसर। ठीक है, सरस्वती सम्मान को भी उसी में कवर कर लेंगे। डाल्टन का सिद्धांत किस पर आधारित था? तो डाल्टन का जो सिद्धांत था वो रासायनिक संयोजन पर आधारित था। किस पर? रासायनिक संयोजन पर आधारित था, ये ध्यान रखना है। अच्छा क्वेश्चन है, जो डाल्टन का सिद्धांत था और रासायनिक संयोजन
पर आधारित था। जॉन डाल्टन ने 1803 ईस्वी में परमाणु संरचना का सिद्धांत भी दिया था। अभी हम पीछे बता चुके हैं परमाणु संरचना का सिद्धांत किसने दिया है, जॉन डाल्टन ने दिया है। कब, 1803 ईस्वी में। जॉन डाल्टन ने परमाणु को अविभाज्य बताया था, ध्यान रखना है। वैसे परमाणु अविभाज्य नहीं है, ये तो बाद में प्रूव हुआ, लेकिन डाल्टन ने पहले बता दिया था कि जो परमाणु है वो अविभाज्य है। लेकिन हम जानते हैं परमाणु को भी विभाजित किया जाता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में, तो परमाणु क्या हो गया, विभाज्य हो गया। लेकिन पहले इन्होंने कहा था कि ये अविभाज्य है, जानकारी के अभाव के कारण, ठीक है। फिर नया नया खोज हुई तो पता चला कि नहीं, ये बात तो गलत थी, परमाणु विभाजित है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। और ईंट पर नाचो इसका फॉर्मूला है, जिससे कि सारे क्वेश्चन आपके आंसर हो जाते हैं। रदरफोर्ड ने नाभिक का सिद्धांत दिया था, ये भी ध्यान रखना है। प्लांक ने जो है क्वांटम का सिद्धांत दिया था, ये भी ध्यान रखो। बोर ने एस्थेटिक कक्षा का सिद्धांत दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाल ही में किस देश ने मेजबानी एशियाई, तो पुराना क्वेश्चन है करंट का। अगला देखिए, बोथनिया की खाड़ी दो देशों के बीच स्थित है, उनमें से एक फिनलैंड है तो दूसरा कौन है, दूसरा स्वीडन है। तो ध्यान रखना, एक फिनलैंड है, दूसरा स्वीडन है। फिनलैंड की राजधानी हो जाएगी हेलसिंकी, क्या हो जाएगी, हेलसिंकी। ध्यान रखना है आप, फिनलैंड की जो राजधानी है वो कुछ इस प्रकार से हेलसिंकी, 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 ठीक है, ध्यान रखना। और स्वीडन की जो राजधानी हो जाएगी वो स्टॉकहोम हो जाएगी। और बता दें जो हेलसिंकी है, जो फिनलैंड है, फिनलैंड की जो मुद्रा हो जाएगी वो यूरो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, यूरो। और फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी हो जाएगी और फिनलैंड की मुद्रा यूरो। अब बात कर लें स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम और स्वीडन की मुद्रा क्रोना, क्या रह जाएगा, क्रोना, कोरोना नहीं, क्रोना, ठीक है, ध्यान रखना है। कोरोना तो परेशान कर लिया, ठीक है। जैसे कुछ लोग मस्ती में रहे, कुछ लोग परेशान हो गए, हम तो नॉर्मल है। मेंडलीफ की आवाज सारणी में डैश तालिका निकिल से पहले दिखाई गई, तो ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है मेंडलीफ ने जो आवाज सारणी में तालिका में है निकिल से पहले कोबाल्ट को दिखा दिया था क्या, इसीलिए इनका गड़बड़ हो गया। निकिल से पहले कोबाल्ट को दिखा दिया गया। जब आवाज सारणी पढ़ाई जाती है हाई स्कूल, इंटर और सब में, तो ये बताया भी जाता है मेंडलीफ ने जो है किससे पहले दिखा दिया था, तो निकिल से पहले कोबाल्ट को दिखा दिया था। तो कोबाल्ट CO को जो है CO से लिखते हैं कोबाल्ट को, ठीक, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस को आवर्त 5 में रखा गया है। तो आपको अगर गैस है, ये नोबल गैस है, याद रखी हैं, तभी आप ये कैंसिल कर पाओगे। ये सारी नोबल गैसें ही हैं, जिसको रेडॉन, नियॉन और आर्गन और इसको जेनॉन कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर वैसे तो जेनॉन है। आप ऐसे भी ध्यान रखते हो, हीना, नीना और करीना जेडॉन की रानी, ठीक है, ऐसे ध्यान रखो। तो जेनॉन जो है वो 5 नंबर पर आएगा। देखो, हीना तो यची हो जाएगा, नीना यनी हो जाएगा, हीना नीना और यानी कि AR हो जाएगा, और करीना KR हो जाएगा, ठीक है। जिनॉन की रानी, तो ये ऐसे करके आप ध्यान रखोगे तो टोटल आपको यहाँ पर याद हो जाएगा, ठीक है, सही से। जब आपने आवर्त सारणी पढ़ी होगी तो आपके टीचर ने जरूर सिखाया होगा, हमें जो सिखाया था वही हम आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है। और इसमें आवर्त 5 में रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी की आवर्त जो है 5 में तत्वों की संख्या जो है 18 है। आवर्त 5 में कितने तत्व हैं, 18। और जितने आवर्त होते हैं 7 आवर्त होते हैं। सातों आवर्तों के बारे में बता चुके हैं कि प्रत्येक आवर्त में कितना, पहले आवर्त में 2, ऐसे करके सब बता चुके हैं। तो आप उसको भी जरूर ध्यान रखो कि कितने कितने आवर्त में हैं, ठीक है। और जो है मेन ग्रुप हैं, जैसे हलीना करे रब से फरियाद और बेटा मांगे कार सरकारी बापराव जी। तो इस प्रकार से आप जो भी हैं, जो इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें हैं, उनको आप जरूर याद रख लें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की इकाई क्या है। तो न्यूटन मतलब बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल दाब होता है, क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल दाब होता है। आप इसको याद रखो, मुझे याद था, तुरंत आ गया दिमाग में। तो भाई बल बटे क्षेत्रफल क्या होता है, दाब होता है, ठीक है। और दाब का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जिसे होता है, और जिसे पास्कल भी कहते हैं, क्या, जिसे पास्कल भी कहते हैं। और पास्कल का बड़ा P रहेगा, छोटा A रहेगा, ऐसे हम लोग इसको प्रदर्शित करते हैं। और ये दाब एक अदिश राशि है, कैसी है, ध्यान रखना है, एक अदिश है, दाब एक अदिश राशि है, ध्यान रखना है। और जो है बल का तो मात्रक न्यूटन होता ही है, आप सभी लोग जानते हैं। शक्ति को वाट से दर्शाते हैं, तो इसमें से कोई दिक्कत, कार्य जूल हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
फेरस सल्फेट क्रिस्टली का रासायनिक रूप क्या है? अगर आप हाई स्कूल पढ़े हो तो जब हाई स्कूल में ये सीधे जल के आता है, जब फेरस सल्फेट का क्रिस्टली रूप FeSO4 7H2O, क्रिस्टली मतलब उसमें जल जुड़ा हो, तो कितना जल जुड़ा होता है, कितने अणु जल के कितने अणु होते हैं, तो 7। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि फेरस सल्फेट में क्रिस्टली जो है उसमें जल के अणु कितने हैं, तो 7 जल के अणु हैं, FeSO4 इसको लिखते हैं। लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत दबंग छुपा है, फेरस सल्फेट को एक और नाम से जानते हैं, वो नाम क्या है? उसको कहते हैं ग्रीन विट्रियोल, यानी कि हरा कसीस या हरा थोथा। ग्रीन विट्रियोल कहते हैं, हरा कसीस, ध्यान रखना है। थोथा 3 होते हैं, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, तीनों के ध्यान रखना है। एक होता है हरा थोथा, नीला थोथा, ब्लू विट्रियोल होता है, एक सफ़ेद थोथा होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हरा सल्फेट। कॉपर सल्फेट जो है ध्यान रखना है आप उसको, कॉपर सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट, ये तीनों थोथा को आपको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। 3 टोटल थोते होते हैं, आप उनको जरूर ध्यान रखें। और फेरस सल्फेट का जो उपयोग है वो स्याही बनाने में, मोहर, लवण, रंग उद्योग बनाने में, ठीक है। जो आप देखते होंगे फेरस सल्फेट को जो है हम लोग करते हैं यूज। अगला क्वेश्चन आपसे जो है न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल को हम लोग यहाँ पर लगा के आपको बता देते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल बता देते, कहा जाता है एक कार का वेग 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा तक के रूप में बढ़ जाता है, तो कार का त्वरण बताइए। तो त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में अंतर यानी कि V2 माइनस V1 अपॉन डेल्टा टी, यानी कि समय परिवर्तन। अब V2 माइनस V1 यानी कि वेग में कितना परिवर्तन होगा, 18 से 36, तो परिवर्तन कितना हुआ, 18 किलोमीटर पर घंटा। लेकिन आप देख रहे हैं नीचे समय है 5 सेकंड, और समय को सेकंड में ही लिया जाता है, तो 5 लिखेंगे। तो ये 18 किलोमीटर प्रति घंटा की जो चाल है उसको मीटर प्रति सेकंड में बदला जाएगा। कैसे बदलते हैं 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड में? 5/18 से गुणा करके। तो 18 काट देंगे, तो यहाँ 18/5 नहीं लिखना है, यहाँ लिखना है 5, और बटे में 5 है, 5 से 5 कट जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि त्वरण का मात्रक होता है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण का मात्रक 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पर सेकेंड स्क्वायर तो है ही नहीं, तो यहाँ पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो सी, तो ध्यान रखना है यहाँ पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर 1 की जगह 2 कर लो, ठीक है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा 1, क्योंकि आप देख रहे होंगे जब हमने उसको चेंज किया तो वो आपका 5 आ गया, और बटे में 5 था, 5 से 5 कट गया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, ओके। अगला क्वेश्चन है कि वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन हर सेट में पूछा गया है संवहनी तंत्र के सत्य में। देखो, मानव आरबीसी का जीवन काल 115 से 120 होता है, बिल्कुल सही। या शरीर के वजन के लगभग 7-8% होता है, बिल्कुल सही। और फिर कहा जा रहा है रक्त को सामान्यतः जीवन धारा कहा जाता है, बिल्कुल सही। तो भाई ये तीनों बिल्कुल सही है, तो यही गलत हो जाएगा। रक्त कम दाब पर उनमें से झटके और तेजी से बढ़ता है। रक्त का दाब कम होगा तो तेजी से और कैसे खून बह पाएगा। तो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और ये क्वेश्चन है, ये भी आपके कई सेट में पूछा गया है। निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? CO2 को शुष्क बर्फ के रूप में जानते हैं, बिल्कुल सही। CO2 गैस जल को दूधिया कर देता है। CO2 जो गैस है चूने जल को दूधिया कर देता है, बिल्कुल सही है। CaCO3 को अकेले गर्म करने पर CO2 गैस निकलती है, बिल्कुल सही। और इसको हमने गर्म करके भी दिखाया था, और एक या इसके पीछे वाले में एक ये रिएक्शन भी थी ऐसी, तो इसके सभी सत्य हो जाएंगे, ऑल सत्य, ठीक है, सभी सत्य हो जाएंगे, ऑल ट्रू, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है 12 किलोग्राम की एक वस्तु को भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर रखा गया है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 600 जूल है तो भूमि के संदर्भ में वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करिए और जी का मान 10। इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे और हम बता देते हैं कैसे लगाएंगे, और पीछे इसको लगा चुके हैं कैसे, स्थितिज ऊर्जा से। स्थितिज ऊर्जा कैसे, P बराबर क्या होता है, mgh। P का मान दिया गया 600 जूल, और M का है 12 किलोग्राम, और G का मान तुम्हें 10 दिया गया, H पूछा गया है। सॉल्व करके इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करना। ऐसे करना है आपको कि 1368 का आंसर ये वाला रहेगा, ठीक है। आप हमें जरूर बताना कि इतना आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया द्वारा कोई ठोस गैस में परिवर्तन हो जाता है? ऊर्ध्वपातन। कुछ पदार्थ ऐसे प्रकृति में पाए जाते हैं जो सीधे जो है ठोस से गैस में बदलते हैं, और गैस से जब उनको ठोस में बदल जाते हैं वो तरल में बदलना नहीं चाहते हैं, ठीक है, सीधे ऊर्ध्वपातन कहलाते हैं उसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एरियोल ऊतक अंगों के
अंदर स्थान जो है भरता है और आंतरिक अंगों के सहारा देता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंदर के स्थान को बढ़ता है और आंतरिक अंगों को सहारा देता है, तो ए राइट इसका आंसर हो जाएगा। बस इसमें इतना ही पढ़ना था। तो टोटल अपने को 70 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो यहाँ पर क्योंकि टाइमिंग लिमिट है तो यहाँ टाइमिंग 30 मिनट्स हो चुका है, इसलिए मैंने एक लास्ट के 2 क्वेश्चन जल्दी से खींच दिए। ओके है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। और लेक्चर को शेयर और लाइक सब्सक्राइब करके जरूर जाना और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।